कहानी की शुरुआत होती है एरिक से, जो अकेला एक सुनसान आइलैंड पर आया है। लंबी ड्राइव के बाद वो एक कार के पास रुकता है जो उसके दोस्त की ही है। वो कार से निकलते ही एक रेड बैग निकालता है और दोनों कार्स के नंबर प्लेट बदल देता है। उसके बाद वो दोनों गाड़ियों में से फिंगरप्रिंट मिटा देता है और पैदल निकल पड़ता है। वो बीच के पास एक घर तक पहुंचता है। गन निकालकर पूरे घर की तलाशी लेता है पर वहां कोई नहीं होता और यहीं पर हमें समझ आता है कि वो डेनिस नाम की एक औरत को ढूंढ रहा है, लेकिन वो वहां नहीं थी। अचानक उसे महसूस होता है कि उसे किसी ने बुलाया। वो घर के बाहर जाता है और देखता है कि आसपास कोई नहीं है। वही आवाज़ उसे फिर सुनाई देती है और आवाज़ का पीछा करते हुए वो बीच के पास पहुंचता है, जहां उसे एक मेटल बैग और बहुत सारा खून दिखाई देता है। खून देखकर एरिक थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। उसे पास ही एक औरत का ब्रेसलेट मिलता है। उसे लगता है कि शायद ये डेनिस का हो सकता है, पर उसे यकीन नहीं होता। तो वो एक बकेट उठाता है और सब कुछ साफ करने लगता है और सब कुछ उठाकर समंदर में फेंक देता है। तभी उसे फिर से किसी की बुलाने की आवाज़ आती है। ये मैट था, डेनिस का बेटा और एरिक का पार्टनर, जो अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। एरिक ने उसे बताया कि मैंने उसे यहाँ आते हुए नहीं देखा। तभी वो दोनों घर पहुँचते हैं और देखते हैं कि पॉल भी आ गया है। ये उनका चौथा पार्टनर था। अब बात ऐसी थी कि इन लोगों ने एक पेंटिंग चुराई थी जिसकी वैल्यू मिलियंस में थी। उनका प्लान था कि कुछ दिन इस घर में रहेंगे और फिर देश छोड़ देंगे। डेनिस, जिसके पास पेंटिंग थी, सबसे पहले आनी थी, पर अब वो गायब थी। उन्हें शक होता है एरिक ने डेनिस को मार दिया होगा, क्योंकि पेंटिंग अब उसके पास थी और उसे मारने से उसका हिस्सा बढ़ जाता। पॉल और मैट ये सब एरिक को नहीं बताते। वो कहते हैं कि वो डेनिस का इंतजार करेंगे एक दिन तक। अगर वो नहीं आई तो चले जाएंगे। तभी एरिक उनके फोन ले लेता है और उन्हें अपने रेड बैग में डालकर समंदर के बीच में फेंक देता है। एरिक अभी वापस भी नहीं आया था कि समंदर से एक अजीब आवाज आने लगती है। आवाज इतनी तेज होती है कि मैट और पॉल भी उसे क्लियरली सुन सकते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि वो आवाज तीनों को हिप्नोटाइज कर देती है। तीनों लोग ज़ॉम्बी जैसे हो जाते हैं, सीधे समंदर की ओर चल देते हैं। जब होश आता है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो वहां क्यों आए थे। फिर वो घर लौटते हैं और सोचते हैं कि शायद थकान की वजह से ये हुआ होगा। वो सो जाने का फैसला करते हैं, लेकिन मैट अब भी अपनी माँ के लिए परेशान था। पॉल उसे समझाता है, इंतजार करते हैं, शायद तेरी माँ कल आ जाए। रात में पॉल एरिक के पास आता है और कहता है कि सच बता, क्या तूने डेनिस को मार दिया ताकि तुम्हारा रिश्ता उससे छुप सके। एरिक पॉल को यकीन दिलाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर हम मैट को देखते हैं, जो शावर लेने के बाद वही बकेट देखता है जो एरिक ने समंदर में फेंकी थी और उसमें फिर से खून भरा था। ये देखकर वो घबरा जाता है और जब बकेट में हाथ डालता है तो उसे अपनी माँ डेनिस का ब्रेसलेट मिलता है। ये ब्रेसलेट देखकर वो गुस्से में आ जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि एरिक ने ही उसकी माँ को मार दिया होगा। मैट एरिक पर चिल्लाता है और पॉल उसे शांत करने की कोशिश करता है। तीनों लोगों में बहस होने लगती है। अचानक से उनके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होता है। वो दरवाजा खोलते हैं और एक परेशान लड़की को देखते हैं जो मदद की भीख मांग रही थी। एरिक और पॉल तुरंत उसकी मदद के लिए भागते हैं। मैट वो खून वाली बकेट को देखता रहता है, सोचता है कि यह यहाँ किसने रखी। एरिक और पॉल जब बीच पर पहुंचते हैं लड़की की मदद करने के लिए, तो उन्हें वहां उस लड़की की दोस्त मिलती है जो जिंदा तो है पर मुश्किल से सांस ले रही है। एरिक उसे सीपीआर देता है और उसे होश में लाता है। फिर एरिक उसे उठाकर घर ले आता है। एरिक पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे आए? लड़कियां बताती हैं कि उनकी बोट का एक्सीडेंट हो गया था और वो तैर कर यहाँ पहुंची है। वो लोग जब उनसे उनके नाम पूछते हैं तो वो सब अपने फेरी जैसे नाम बताती हैं। ये सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, वाह, तुम लोगों के नाम तो कहानियों के कैरेक्टर जैसे हैं। जब लड़कियां उनसे पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं तो वो झूठ बोलते हैं ताकि अपनी असली पहचान छुपा सके। एरिक कहता है, हम लोग बैचलर पार्टी के लिए यहाँ आए हैं। लड़कियां उनसे फ़ोन मांगती हैं ताकि मदद बुला सके, लेकिन वो तो पहले ही समंदर में फेंके जा चुके थे। एरिक झूठ बोलता है, हमने रूल बनाया है कि पार्टी में फ़ोन नहीं लाएंगे। लड़कियों को ये बात अजीब लगती है।
तब मैट कहता है, हम सुबह तुम्हें कंट्री साइड पर छोड़ देंगे, वहां तुम्हें मदद मिल जाएगी और फोन भी मिल जाएंगे। एक लड़की बाथरूम जाने के लिए कहती है। पॉल उसे रास्ता दिखाता है और साथ ही वो पेंटिंग का ट्यूब उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है। फिर उसकी नजर रेड बैग पर पड़ती है जो एरिक ने समंदर में फेंका था। अजीब बात यह थी कि अब वो बैग घर के अंदर था। पॉल इस बात पर ज्यादा सोचता नहीं, बैग उठाता है और उसे भी बेड के नीचे डाल देता है। मैट परेशान होकर उसे किचन में ले जाता है और कहता है, मुझे लगता है एरिक हमसे खेल खेल रहा है, क्योंकि जो बैग हमने उसे समंदर में फेंकने को कहा था वो अब घर में है और उसके अंदर सब कुछ वैसा ही है। ये सुनकर मैट गुस्से में आ जाता है और यकीन कर लेता है कि एरिक उन्हें धोखा देगा और डेनिस को वो मार चुका है। जब एरिक उन्हें परेशान देखता है और सुनने आता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, मैट उसे गाली देता है। एरिक सबको शांत करता है और कहता है, अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखो, बस ये रात किसी तरह निकाल लो, सुबह होते ही हम लड़कियों को कार की कीज देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अब तीनों लड़कियां उन तीनों लड़कों के साथ बैठ जाती हैं और लड़कियां कहती हैं, एक गेम खेलते हैं। ये गेम एक दूसरे को पहचानने का होता है। एक लड़की कहती है कि वो एक प्रिंसेस है तो सब हंस पड़ते हैं। दूसरी लड़की कहती है कि वो कुंफू चैंपियन है और प्रूव करने के लिए वो एरिक को पलटकर कुर्सी पर गिरा देती है। गेम के दौरान सबके बीच थोड़ी दोस्ती होने लगती है। इतने में बिजली चली जाती है। एरिक लाइट ठीक करने बाहर जाता है और एक लड़की उसके पीछे चली जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस दौरान उन्हें समंदर से वही आवाज सुनाई देती है जो दोपहर में आई थी, जो उन्हें हिप्नोटाइज कर रही थी। लड़की एरिक के हिप्नोटाइज होने से घबरा जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक होश में नहीं आता। वो पहले ही समुंदर की तरफ चल पड़ता है। आधे रास्ते पहुंचकर उसे होश आता है। वो देखता है कि बीच पर बहुत सारा खून और इंसानी बॉडी पार्ट पड़े हैं। ये देखकर तीनों लोग डर जाते हैं। जो लड़की एरिक के साथ थी वो उसकी पॉकेट से गन निकालकर उस पर तान देती है और कहती है, बताओ तुमने मेरी दोस्त के साथ क्या किया। सब लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते। एरिक समझाने की कोशिश करता है कि उसने दोपहर में भी ऐसे निशान बीच के आसपास देखे हैं। कुछ बहुत बुरा हो रहा है यहाँ। झगड़ा करने के बजाय हमें अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। असल में मैट और उसके साथ वाली लड़की गायब हो चुके थे। उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, समंदर से आने वाली आवाज फिर से उन्हें हिप्नोटाइज करने लगती है। मुश्किल से अपने होश में रहकर पॉल एरिक से कहता है कि वो लोग घर लौट जाते हैं और अपने कानों में कुछ चीज डाल लेते हैं ताकि ये आवाज उन्हें परेशान ना कर सके, और फिर उसके बाद वापस आएंगे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। घर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि एक लड़की पहले ही अंदर है और मैप ढूंढ रही है। एरिक को शक होता है कि शायद ये सब उसी का काम है। वो उस पर गन तान देता है। तभी समंदर से फिर से वो आवाज आने लगती है। एरिक फिर से हिप्नोटाइज होने लगता है और लड़की इसी मौके का फायदा उठाकर उसके सीने में चाकू घुसा देती है। जब एरिक होश में आता है तो वो देखता है कि पॉल उसे संभाल रहा है। पॉल उसे बाथरूम में ले जाता है और उसके कानों में गीले टिश्यू डाल देता है ताकि वो आवाज उसे हिप्नोटाइज ना कर सके। एरिक बाहर जाता है मैट को ढूंढने, पर अंधेरा बहुत होता है। उसके पांव किसी चीज से टकरा जाते हैं और वो फिसल जाता है। जैसे ही वो गिरता है, एक इनविंसिबल फोर्स उसे समंदर में खींच लेता है और वो डूब जाता है। पॉल ये सब दूर से देखता है और खुद के साथ ऐसा ना हो इसलिए वो अपनी पेंटिंग उठाता है और अपने आप को घर के एक पिलर से रस्सी के सहारे बांध लेता है ताकि आवाज उसे अपनी तरफ ना खींच सके। बहुत आवाजें आती है पर रस्सी काम करती है। हिप्नोटाइज होने के बाद भी पॉल समंदर की तरफ नहीं बढ़ता। सुबह होती है। पॉल होश में आता है और अपने आप को रस्सी से खोल देता है। फिर एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि पॉल ने पहले ही पुलिस को एरिक की फोटो दे दी थी और उन्हें यहाँ तक पहुँचने की जानकारी भी दे दी थी, क्योंकि उसे एरिक पर भरोसा नहीं था। उसे लगा था कि एरिक उसे धोखा देगा। वो चाहता था एरिक गिरफ्तार हो जाए, पर यहाँ आके खुद फंस गया। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि 3 लड़कियां समंदर के बीच खड़ी हैं, गाना गा रही हैं और उसे अपनी तरफ बुला रही हैं। ये वही आवाज़ थी जो पहले भी सुनाई दे रही थी। हिप्नोटाइज होकर पॉल उनकी तरफ बढ़ता है और लड़कियां उसे अचानक पानी के अंदर खींच लेती हैं। पता चलता है कि ये लड़कियां आम औरतें नहीं थी। ये असल में मरमेड्स थी जो लोगों को फंसाकर डुबा देती थी। अगले सीन में हम डेनिस को उसी बीच पर बैठा देखते हैं। उसका पैर बहुत बुरी तरह जख्मी था। लगता है जैसे उस पर हमला हुआ हो, पर वो बच जाती है।
अपने कपड़ों का टुकड़ा फाड़कर वो जख्म को बांध देती है। जब वो घर में लौट आती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है, उसका कोई भी साथी नहीं बचा और वो पेंटिंग जिसे उसने बड़ी मुश्किल से चुराया था अब दीवार पर लटकी हुई है। अचानक एक इनविंसिबल चीज आती है और डेनिस को भी खींचकर समंदर में डुबा देती है। मूवी के फाइनल सीन में हमें वो पेंटिंग दिखाई जाती है जो असल में उन मरमेड्स की थी। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक पूरी कहानी थी जो उस पेंटिंग के अंदर छुपी थी। ये सभी लोग ना चाहते हुए उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।